हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक से क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12, दैट इज अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे और एक्सरसाइज 12.1 सोल्व की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और एक्सरसाइज 12.2 भी आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है यहां से जानते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ये तो हम पॉलीगन में पढ़ चुके हैं कि ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। दोबारा बना देता हूं मैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी। मैंने इसको ए बी सी डी नाम दे दिया। ये क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप जान लें। सबसे पहले तो इनके सभी एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये होता है 360 डिग्री। ये हमें पता है। अच्छा, टोटल इसके वर्टेक्स 4 होते हैं। चार ही एंगल होते हैं, चार साइड होती है। देखो खास बात, चार साइड, चार वर्टेक्स, चार एंगल। सभी में जितनी साइड होती है उतने ही वर्टेक्स होते हैं, उतने ही एंगल होते हैं। तो इसके अंदर चार साइड्स है, चार वर्टेक्स है और चार ही एंगल्स हैं। अच्छा, अब उन चारों एंगल्स का सम मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें दो डायगोनल्स भी होते हैं। टू डायगोनल्स हम एक क्वाड्रिलेटरल में बना सकते हैं। जैसे एसी को ज्वाइन कर दिया तो पहला डायगोनल बनेगा और बीडी को ज्वाइन कर दिया तो दूसरा डायगोनल बनेगा। ये क्वाड्रिलेटरल का बेसिक है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि किस किस टाइप के हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो देखो कौन कौन से टाइप आते हैं। सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसी का ही, पैरेललोग्राम के और भी पार्ट्स होते हैं। पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में कि क्या होता है, कैसे होता है। मैं इसके और टाइप बताता हूँ। पैरेललोग्राम के कुछ टाइप्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम ही है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये पैरेललोग्राम में ही आते हैं। तो पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप है ये स्पेशल टाइप है। इनमें थोड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम से अलग। तो लेकिन है पैरेललोग्राम का ही पार्ट, यानी कि सारे के सारे हैं ये पैरेललोग्राम्स। ओके, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरी डिटेल में। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम के बाद दूसरा क्वाड्रिलेटरल हम किस टाइप का पढ़ने वाले हैं? ट्रेपीजियम। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं काइट के बारे में। काइट के बारे में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारी जो स्टडी रहेगी वो टोटली बेस्ड रहेगी पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम पर बेस्ड रहेगी। जो 12.2 है वो टोटली पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। उससे नेक्स्ट हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट वो सारे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो आज पैरेललोग्राम को अच्छे से जान लेते हैं। तो भाई क्या होते हैं पैरेललोग्राम? सबसे पहले बात की जाए डेफिनेशन की, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया। अब इसमें अगर अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, अपोजिट वाली साइड पैरेलल है, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अच्छा, ये तो पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन हो गई। मेन चीज जो हमें जाननी है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। लेट दिस इज ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी। अब प्रॉपर्टीज आपको देखनी है बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है किसी भी पैरेललोग्राम में। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं,
पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम बन गया, ये तो डेफिनेशन है। अब प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि जो ए बी होगा उतना ही डीसी होगा, अलग नहीं हो सकता, अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी। ऐसे ही एडी और बीसी आपस में इक्वल रहेंगे, एडी और बीसी आपस में इक्वल रहेंगे। एडी और बीसी अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप। अच्छा, सेकंड की अगर मैं बात करूं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स यानी कि जो एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा, और जो एंगल बी होगा वही एंगल डी होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? साथ वाले, कोई भी दो साथ वाले कोई भी दो उठा लो, सम 180 होगा। जैसे कि मैं अगर एंगल ए और एंगल बी की बात करता हूं तो इनका सम 180 आएगा, या मैं एंगल बी और एंगल सी की बात करता हूं तो इनका सम 180 आएगा। अगर मैं एंगल सी और एंगल डी की बात करता हूं तो इनका सम 180 आएगा। अगर मैं एंगल डी और एंगल ए की बात करता हूं तो इनका सम भी 180 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट, आमने सामने, आमने सामने वाले तो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साथ वाले, साथ वाले इनका सम 180 होता है, इनका सम 180 होता है। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमें पता चल गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है, क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका भाई? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काटना, दो बराबर हिस्सों में काटना, बाइसेक्ट करना। ठीक है, लेट इसके डायगोनल दो मैंने बनाए, ए सी और बी डी, वो ओ पे मिल जाते हैं, ओ पे। तो ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूं फिर इसका मतलब बताऊंगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं। क्या मतलब है इसका? कि भाई ए ओ जो होगा उतना ही हिस्सा दूसरी तरफ बचेगा, सी ओ। अच्छा, इसी तरीके से इसमें डी ओ जितना होगा उतना हिस्सा बी ओ बचेगा। दोनों एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, मान लो बी डी की वैल्यू यहां पर 8 है, भाई बी डी, बी डी यहां पर 8 है, तो भाई बी डी पूरा 8 है, तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। और मान लो ए सी 10 है, ए सी 10 के इक्वल है, तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। बाइसेक्ट का ये मतलब हुआ। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था। हर बार जरूरी नहीं है कि 8 और 10 ही डायगोनल होंगे, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि हम अभी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये प्रॉपर्टीज है जो कि आपको अच्छे से समझ लेनी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अब क्योंकि ये अपोजिट वाली साइड्स पैरेलल होती है, तो किसी भी पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज भी यूज हो सकती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है। अल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, तो उनको भी चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस वाली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्या क्या हमने पढ़ी थी? मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं और बीच में एक ट्रांसवर्स, यानी कि ट्रांसवर्सल जो कि इन दोनों को कट करती हुई जा रही है। तो मैंने 8 एंगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सेम पोजीशन के एंगल है ना, जो इधर देखो ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, जो सेम पोजीशन के एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 सेम पोजीशन के एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये मैं लिख रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग। ये आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, 1 और 5 सेम पोजीशन, बस ये याद रखो सेम पोजीशन। जैसे 2 और 6 सेम पोजीशन है,
तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे एंगल 3 और एंगल 7 सेम पोजीशन पे हैं, तो इसीलिए एंगल 3 और एंगल 7 भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। और अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल 4 है वही एंगल 8 की पोजीशन पे है वो, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट में दोनों होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ध्यान से देखते हैं क्या होते हैं। भाई कोरस्पॉन्डिंग का वर्टिकली अपोजिट, दोबारा सुन लो, कोरस्पॉन्डिंग का वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट एंगल कहलाता है। जैसे देखो 1 का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, 5 है। 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन है, देखो 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5, 5 का वर्टिकली अपोजिट 7, तो 1 और 7 अल्टरनेट एंगल्स हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, अल्टरनेट एंगल्स है। अच्छा, अब देखो 2 और 6, 2 6 कोरस्पॉन्डिंग है, 6 का वर्टिकली अपोजिट कौन है, 8, तो 2 और 8 एक दूसरे के इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल से ही। ये बाहर वाले इसलिए इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दो एंगल अंदर होते हैं तो उन्हें बोला जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से भाई, एंगल 3 की पोजीशन पे 7 है कोरस्पॉन्डिंग, 7 का वर्टिकली अपोजिट 5, तो 3 और 5 इक्वल है, अल्टरनेट अल्टरनेट। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। देखो अल्टरनेट एंगल है ना, हमेशा ऐसे क्रॉस में होते हैं, क्रॉस में। जैसे 2 इधर की तरफ लिया, बाहर है, तो इधर भी बाहर ही होगा, लेकिन वो इधर की तरफ नहीं होगा। अब इधर नहीं होगा, वो इधर की तरफ होगा, अपोजिट साइड। इसीलिए इनका नाम भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। इसी तरीके से अंदर वाले की अगर तुम बात करोगे, अंदर वाले में भी यही होता है। मान लो तुमने एक एंगल इधर लिया, तो अब इधर नहीं होगा, अब इधर की तरफ होगा, उसके दूसरी साइड। ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अच्छा, फिर आते हैं कंजिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं भाई, जो एक ही तरफ के एंगल है वो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कहलाते हैं। एक तरफ से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से देखना। भाई एंगल 1 दिख रहा है, वो बाहर की तरफ है और राइट हैंड साइड में। अच्छा, एंगल 8 दिख रहा है, वो भी बाहर की तरफ है, राइट हैंड साइड में। तो एंगल 1 और एंगल 8 कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स है। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है, इनका सम 180 होता है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब दो टाइप के होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव को शॉर्ट में हम को बोलते हैं, को। तो को एक्सटीरियर, को इंटीरियर। बाहर वाला ले रहा हूं, जैसे 1 और 8 लिया, एक्सटीरियर है, बाहर वाला लिया है, तो को एक्सटीरियर कहलाएगा ये, को एक्सटीरियर। को से कॉन्सिक्यूटिव बन गया, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। ठीक है, ऐसे ही को इंटीरियर, पहले को एक्सटीरियर दोनों लिखते हैं। 2 और 7 भी को एक्सटीरियर होंगे, इनका सम भी 180 होगा। अब को इंटीरियर एंगल कौन से है, 3 और 6, सेम साइड के, ये हमेशा सेम साइड होते हैं। अंदर वाले तो अंदर, बाहर है तो बाहर, सेम साइड में जो एंगल होंगे उनका सम, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी 180 बन रहा है। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 ही बनेगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। ये पूरा का पूरा जो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज पर चल सकते हैं। चलो एक बात और बता देता हूँ भाई, पैरेललोग्राम में जो ये होता है ना एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, वो एक्चुअली को इंटीरियर एंगल की वजह से होता है। देखो जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। देखो कुछ इस तरीके से आपको ये दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर बन रहा है। तो मुझे पता है 4 और 5 का सम क्या है, 180, इसीलिए इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम 180। अच्छा, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाता है। तो ये वाली जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजेसेंट एंगल का सम 180, वो एक्चुअली को इंटीरियर एंगल्स की वजह से है, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ओके, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्या कहना चाहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, ये सभी स्टेटमेंट हमें कंप्लीट करनी है।
एडी किसके इक्वल होगा भाई? यहाँ पर देखो एडी क्या है, ये वाली साइड एडी है, एडी ये वाली साइड है, ये किसके इक्वल होगी भाई? अपोजिट साइड 6 हमें पता है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, हम इसे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन एनी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो गई। अच्छा डीसी किसके इक्वल होगी भाई? इसकी अपोजिट साइड देखो दी हुई है क्या, 9 है, तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। लॉजिक इसका क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी यानी कि ये पूरा एंगल पूछा है, ये पूरा एंगल देखो। अब हमें ये पता है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल डीसीबी क्या निकलेगा, एंगल डीसीबी निकलेगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। सम 180 होता है, तो एक 120 है, दूसरे को 180 में से माइनस कर लिया, 60 आ गया, यानी कि ये वाला एंगल 60 हो गया। ठीक है, एंगल ए डी सी, ए डी सी ये पूरा एंगल पूछ रहा है भाई, ये तो क्लियर है, जब ये 120 है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये 120 प्रॉपर्टी क्या आ गई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल फिर से 60, भाई ये 60 हमने निकाल ही लिया था, तो ये 60 है तो ये 60 लगा दो, या फिर ये एडजेसेंट वाला रूल लगा दो, मर्जी है आपकी, कोई भी रूल लगा सकते हो, दोनों रूल्स यहाँ पर तुम्हारे लिए ओपन है। या तो ये 60 निकाल लिया, इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, या फिर ये 120 गिवन है, इन दोनों का सम 180 होगा, 180 में से ये 120 माइनस कर लो, 60 वापस इसी की तरह आ जाएगा। ठीक है, ओसी किसके इक्वल होगा? अब मैं एक बार ये सारे हटा देता हूं ताकि हम क्लियरली डायग्राम को अच्छे से देख सके। भाई ओसी पूछा है इसने, ओसी, ओ सी भाई डायगोनल का आधा हिस्सा है, सीधी सी बात है, बाइसेक्ट करते हैं, तो ए ओ जितना है उतना ही ओ सी होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ओ भी लिख दिया, शायद ये ओ सी आना है, 7 ऊपर वाला था ये पार्ट, 7 सेंटीमीटर। ओके ओबी कितना होगा, ओबी जितना ओडी है उतना ही ओबी, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। लॉजिक सेम रहेगा, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके मेजर ऑफ, एम का मतलब मेजर है, मेजर जैसे मेजरमेंट होती है ना, वैसी मेजर, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, यानी कि डी ए बी की वैल्यू, ये कहना चाह रहा है ये, एंगल डी ए बी यानी कि ये पूरे एंगल की वैल्यू प्लस एंगल सी डी ए, सी डी ए इसका, इन दोनों का सम पूछा गया भाई, एडजेसेंट एंगल है 180 लिख दो, और ब्रैकेट में लिख देना एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस, या ये पूरी लाइन लिख देना कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं कुछ, पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है उसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन ईच, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। भाई देखो क्लियर सा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एंगल 120 है, इसको ए मान लो, भाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर 120 और ए को ऐड करोगे कितना बनेगा 180, तो ए की वैल्यू 180 में से 120 को माइनस कर दो, यानी कि 60 आ गई। अब देखो ये 60 है, तो सीधी सी बात है x भी 60 हो गया, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ब्रैकेट में ये जरूर लॉजिक जरूर लिखना है तुम्हें, मैं समझा रहा हूं बता रहा हूं, तुम्हें नोट भी करना है ये लॉजिक, ये नोट करना है क्या, कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस वजह से ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो भाई एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 होगा, तो y की वैल्यू क्या निकली 180 माइनस 60 यानी कि 120, या फिर दूसरा तरीका है, ये 120 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है y, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो देखो
ये और ये एंगल इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल y की वैल्यू डायरेक्ट भी 180 लिख सकते हो कोरोस्पोंडिंग एंगल की हेल्प से, या फिर ये वाला पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लो, वहां से भी आ जाएगा। अच्छा, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। इसको a रख ही देता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में a यूज किया है तो डायग्राम में क्लियरली पता होना चाहिए a कहां पर है। ठीक है, y की वैल्यू हमने निकाल ली 120, तो अब z भी 120 हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग, वही है क्वेश्चन, तो वही है, एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, एक्स वाई जेड निकालना, उसी का सेकंड पार्ट है ये। तो सबसे पहले देखो, ये एंगल 40 है तो जेड भी 40 हो गया। कारण भाई अल्टरनेट एंगल्स, भाई दो पैरेलल लाइन है, बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी तो 40 होगा, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 40 अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, दो लाइंस, ये तो पैरेलल होती ही होती है, ये तो पैरेलल है ही। तो z की वैल्यू सीधा सा 40 निकल गई, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, बिना किसी कंफ्यूजन के। ओके, जेड निकल गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम वाई निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना जरा। ये वाला एंगल मुझे पता चल चुका है, कैसे पता चल गया भाई, इस एंगल को ए मान लो एक बार। ए क्या होगा, लीनियर पेयर, भाई दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। तो ए की वैल्यू 180 में से 100 माइनस कर दो, यानी कि 80। तो ए कितना है, 80 डिग्री है। ए 80 डिग्री है, ए 80 डिग्री है। अच्छा, अब हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, z यानी कि 40 प्लस ये 80 और प्लस y, ये होगा 180। क्यों होगा जी, क्योंकि भाई ये बन रही है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए 180 हो गया। ये 120 इधर जाके माइनस हुआ, y की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि y आ गया 60। अब x रह गया, x रह गया, z तो स्टार्टिंग में ही निकल गया था, अब x रह गया। x को भी कुछ उसी तरीके से निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो ये एंगल 30 है, तो भाई ये एंगल इसका अल्टरनेट वाला ये भी 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात कर लो तुम। अब ये वाली जो ट्रायंगल तुम्हें नजर आ रही है, इस वाली ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूँ, तीनों एंगल का सम कितना होगा, फिर से 180। तो मैं वही लॉजिक लगा रहा हूँ कि x प्लस 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू ये 130 इधर जाकर माइनस होगा तो 50 आ जाएगी। यानी कि इस केस में x होगा 50, y होगा 60 और z होगा 40। तो इस तरीके से निकालना था, इजी था। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। एक्स वाई जेड वही वैल्यू निकालनी है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले एक्स और जेड आपस में इक्वल है, ये बात ध्यान से देख लो आप। ये इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, अल्टरनेट एंगल्स हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल, ये दो लाइंस पैरेलल, तो एक्स और जेड अल्टरनेट एंगल। एक्स जितना एक्स आएगा उतना ही जेड आ जाएगा, या जितना जेड आएगा उतना ही एक्स आ जाएगा, एक ही वैल्यू निकालनी है, दोनों निकल जाएंगी। ठीक है, अब देखो अब हम क्या देख सकते हैं भाई, y कितना है, बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं। क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये 120 तो y भी 120, ये 120 तो y भी 120। अच्छा, अब ये ट्रायंगल आपको दिख गई होगी, ये ट्रायंगल आपको दिख गई होगी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। लगाते हैं, देखिए कैसे भाई। 35 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 120 और 35 अगर मैं इधर ले जाकर माइनस करता हूं, ये 155, तो 155 को माइनस किया, देन आई विल गेट 25, यानी कि x की वैल्यू 25 आ गई। अब x 25 है तो z भी 25 होगा। बस, काफी सिंपल था ये क्वेश्चन भी, क्योंकि x और z देखो इक्वल है, x 25, y z 25 और y की वैल्यू 120, इस तरीके से निकालना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट है, इसी का फोर्थ पार्ट है ये। x y और z इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड करते हैं, बस ध्यान से देखते रहना, सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। देखो पैरेललोग्राम है, z की वैल्यू 70 आ गई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सीधी सी बात है।
पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल है तो इसकी वैल्यू 70 आ गई। अच्छा अब देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, यानी कि सॉरी 70 प्लस ये वाला एंगल पूरा कितना है भाई, इतना 67 है और ये x है, टोटल मिलाकर पूरा एंगल बनता है, यानी कि पूरा एंगल है 67 प्लस x। भाई एक एंगल 70 दूसरा एंगल 67 प्लस x, दोनों को ऐड किया तो बनना चाहिए 180, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 137, इधर जाकर माइनस कर दो, 180 माइनस 137 यानी कि 43 आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू है 43, ये x की वैल्यू 43। अच्छा अब x 43 है तो ये a मान लो, अब a भी 43 हो जाएगा, a भी 43 हो जाएगा, a 43 हो जाएगा, ठीक है a 43 हो गया। अब देखो a 43 है और y हमें निकालना है, हमें पता है लीनियर पेयर से भाई a और y को ऐड करके तो 180 ही बन सकता है, a और y को ऐड करके 180 बन सकता है। a की वैल्यू 43 है, 43 इधर ले जाकर माइनस कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 137। तो क्या हमने तीनों निकाल ली, z तो स्टार्टिंग में ही आ गया था अपोजिट एंगल, फिर x निकाला 180 में से 137 माइनस करके और फिर y निकाल दिया, तो तीनों की तीनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:7। भाई पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हमें दी हुई है, एडजेसेंट साइड्स यानी कि एक साइड को मैं 5x मान लेता हूं तो दूसरी को मुझे 7x मानना पड़ेगा, एक को 5x मान लिया तो दूसरी को 7x, तो ये लिख देना लेट द फर्स्ट साइड 5x देन सेकंड साइड वुड बी 7x। इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर क्या होता है भाई, सभी साइड्स का सम ही तो होता है, देखो ये 5x है तो अपोजिट वाली भी 5x, ये 7x है तो अपोजिट वाली भी 7x, सभी को ऐड ही तो करना है, कर दो 7x प्लस 7x 14x। मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं ना 2 इंटू एल प्लस बी, वैसे ही पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी 2 इंटू ए प्लस बी होता है, ए और बी इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं, वैसे तो आप इन चारों को भी ऐड करेंगे तो वही आएगा, 2 इंटू ए एक साइड और बी दूसरी साइड, इनका ये आ गया पेरीमीटर, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 72, तो पेरीमीटर को 72 के ही तो इक्वल रखूंगा मैं। भाई ये क्या निकाला है मैंने पेरीमीटर, और ये दिया हुआ है कि ये 72 के इक्वल है तो 72 के इक्वल रख दिया, सोल्व कर देते हैं, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे साइड्स आ जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। भाई पहले 2 इधर गया डिवाइड में तो 36 बन गया, ठीक है, देन ये है 12x, 12x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा x की वैल्यू 3 है तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, पहली साइड क्या हो जाएगी इसकी 5x मानी थी, 5 3 जा 15, और सेकंड साइड क्या हो जाएगी इसकी 7x मानी थी तो 7 3 जा 21 इसकी साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल दे रहा है वो, एडजेसेंट साथ वाले, वो किस रेशियो में 4:5, यानी कि एक अगर 4x है तो दूसरे वाला एंगल 5x है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना है। भाई एडजेसेंट एंगल है, सम कितना होगा, सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, तो ये बना 9x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू निकली है, ईच एंगल बताना है। तो देखो पहले ये ए बी सी डी मान लेते हैं हम, ए बी सी डी, तो एंगल ए क्या हो गया 4 इंटू एक्स यानी कि 4 इंटू 20, एंगल बी क्या हो गया 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 20 100, एंगल सी क्या होगा जितना एंगल ए है, भाई अपोजिट एंगल है ना ये,
तो ए कितना है 80, तो सी भी 80 हो गया। एंगल डी कितना होगा, जितना एंगल बी है, ये भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल बी कितना है 100, तो एंगल डी भी 100 हो जाएगा। ये सारे के सारे इसके एंगल निकाल दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ध्यान से समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बी ए पैरेललोग्राम, क्या क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। तो भाई क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, हमें रीजन के साथ बताना है। देखो पहला क्या दे रखा है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, भाई नहीं, इससे तो हम ये नहीं बता सकते कि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। लॉजिक क्या है भाई, अपोजिट एंगल्स का सम 180 नहीं होता पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। हो सकता है लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते कि ये पैरेललोग्राम ही हो जाएगा, तो इसलिए हम ये लिखेंगे नो। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, ए डी बी सी 6 है, ए डी बी सी ये दोनों 6 है, ए बी 5 है, ए बी 5 है, डी सी 4 पॉइंट, भाई ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। सिंपल सा कारण है, ये वाली साइड इसके इक्वल है लेकिन ये वाली साइड तो इसके इक्वल नहीं हुई ना, ये 5 है ये 4.5 है, तो इसलिए पैरेललोग्राम सेकंड केस में भी नहीं माना जाएगा, सेकंड केस में भी नहीं होगा। तो ठीक है, अच्छा एंगल बी 80 है, एंगल डी 70 है, एंगल बी 80 और एंगल डी 70, इसमें भी नो आएगा भाई, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इन्होंने अलग अलग दे दिए, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 हो सकता है, हो सकता है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, लेकिन हम 100% तो कंफर्म नहीं कह सकते ना, 100% कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हाँ हम इसमें कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है इसमें। ठीक है, फिफ्थ क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए, एक मिनट, ए सी और बी डी बनाते हैं भाई, ए सी और बी डी इक्वल है, इसमें भी हम नहीं कह सकते क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल का कोई लॉजिक नहीं होता, पैरेललोग्राम में तो बाइसेक्ट करने चाहिए, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे भी हम कह सकते हैं, कोई हम श्योर नहीं है कि ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इन द फिगर गिवन, इन द फॉलोइंग फिगर होप एंड रोप आर पैरेललोग्राम्स, ये दो पैरेललोग्राम है एच ओ पी ई एंड आर ओ पी ई, देन मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और प्रॉपर्टीज लिखें। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ये तो। देखो ये एंगल 70 है, एंगल पी ओ, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, लेट से क्यू मान लिया, तो एंगल पी ओ क्यू 70 डिग्री है, तो एंगल ई एच ओ भी 70 डिग्री होगा, एंगल ई ओ एच, कारण भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सीधी सी बात है, ये 70 तो ये भी 70, ये भी पूरा 70। अच्छा अब देखो जेड निकल गया, कैसे भाई, पूरा 70 है, ये 40 माइनस कर लो, जेड बच जाएगा, 70 माइनस 40 यानी कि जेड की वैल्यू 30 आ गई, जेड की वैल्यू 30 आ गई, ये 30 होगा तभी तो टोटल मिला के 70 बन सकता है, सीधी सी बात है। अच्छा अब देखो ये 40 है, तो y भी 40 होगा, y 40 कैसे हो गया भाई, अपोजिट अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब हमें x निकालना है, x तो निकल गया, x तो इजीली निकल गया, ये देखो ये पूरा एंगल कितना बताया मैंने, 70, और इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो x क्या होगा, x होगा 180 में से ये 70 माइनस कर दो, x विल बी इक्वल टू 110, या दूसरा तरीका क्या है, यहां से लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल लो, इसका अपोजिट एंगल भी x होगा जो कि 110 ही है। तो आपके पास ज्यादा तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही आपको फॉलो करना है, प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से पता है तो आप एक से ज्यादा तरीके यूज कर सकते हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं।
सेकंड पार्ट मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक्स वाई जेड निकालना है। देखो सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बना दिए जाएं सबका सम 180 ही रहता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो x प्लस 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। भाई सबसे पहले 80 माइनस करेंगे 100 बचेगा, 60 माइनस करेंगे 40 बचेगा, x तो डायरेक्ट निकल गया, x तो डायरेक्ट निकल गया, दैट इज 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई। अच्छा अब x और z अल्टरनेट एंगल्स हैं तो z भी 40 आ गया, कोई डाउट बचा ही नहीं इसमें, तो कोई डाउट बचा ही नहीं। अच्छा अब देखो y और 80 अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये y है और ये 80 है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इन ये भी आपस में इक्वल होंगे, y की वैल्यू 80 निकल गई। सिंपल सा लॉजिक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे एंगल बहुत ही इजीली निकल गए सेकंड पार्ट में। तो ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर टी यू आर एन एंड बी यू आर एन आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। भाई ये 28 है और ये 4x+2 है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब ये 4x+2 किसके इक्वल है, 28 के। लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर देंगे। भाई 2 पहले इधर जाएगा तो 4x विल बी इक्वल टू 26 और x विल बी इक्वल टू 26/4, यानी कि पहले 2 पे अगर कट करेंगे तो 13/2 6.5 लिख सकते हो, या फिर 6 1/2 लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, 6.5 ही लिख देते हैं। 13/2 आ गया जिसे हम 6.5 लिख सकते हैं, x निकल चुका है। y निकालना है कैसे भाई, फिर से अपोजिट साइड इक्वल कर दो, फिर से अपोजिट साइड इक्वल कर दो, यानी कि 5y-1 इक्वल होगा 24 के, -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5y = 25 और 5 डिवाइड होके बन जाएगा y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 25/5 5 होता है, तो y की वैल्यू 5, यानी कि x 6.5 और y 5, ये इसका आंसर है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इस बार अच्छा है, इस बार क्या दिया है कि x प्लस वाई 20 के इक्वल है। भाई x प्लस वाई 20 के, दो वेरिएबल है, आगे तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, तो इसको यहीं रख दो, अभी अभी इसकी टेंशन मत लो, इसको छोड़ दो। अच्छा x+3 18 के इक्वल है, x+3 18। अच्छा मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है भाई, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल। तो ये आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके अब सोल्व कर लेते हैं। भाई x+3 18 है, इसको तो सोल्व किया जा सकता है, इसको तो सोल्व करो, 3 इधर ले जाके माइनस कर दो, x की वैल्यू 15 आ गई, x 15 आ गया। अच्छा x 15 है, यहाँ पुट करते हैं। भाई x की जगह 15 रखा, प्लस में y है और इक्वल टू में 20 है, 15 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि x 15 और y 5, सिंपल निकल गया। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया है, क्या हमें इसमें प्रूव करना है, अच्छे से देखते हैं। चलिए ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर पैरेललोग्राम्स, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी। भाई देखो पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल जिसे मैंने ए नाम दिया है बहुत ही इजीली मैं निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे कैसे निकालोगे सर, तो भाई एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना, क्योंकि ए बी सी डी तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए और बी क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। लॉजिक जरूर लिख देना, प्रॉपर्टी जरूर लिखना जो भी तुम यूज कर रहे हो।
ओके, ए तो निकल गया 60। अच्छा, ये एंगल को मैं बी मान लेता हूं, तो बी निकल सकता है क्या? बिल्कुल। इस पैरेललोग्राम में देखो जरा, बी और 50 अपोजिट एंगल दिखाई देंगे तुम्हें, बी और 50, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 50 है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बनी, ये जो ट्रायंगल बनी, इसके दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल निकालना है। कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो तुम करते आए हो पहले से। देखो, एक एक्स है, एक बी है और एक ए है। मैंने सभी को ले लिया और सम रख दिया 180 के इक्वल। देन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस करो, 60 माइनस करो। 50 और 60 दोनों मैंने माइनस किए, तो 110 माइनस कर दिया, x की वैल्यू 70 डिग्री निकल आई। तो इस तरीके से x की वैल्यू इजीली फाइंड हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट in the adjoining figure ABCD is a parallelogram, diagonal intersect at O, find angle ACD। पहले तो ACD देखते हैं, ACD यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इसे x मान लिया, x निकालना है, पहला पार्ट ये हुआ। ADC, ADC ये पूरा एंगल निकालना है, इसे y मान लिया, यानी कि y निकालना है। और CAD, सी ए डी, ये वाला एंगल जिसे मैंने जेड मान लिया, तो मुझे जेड भी निकालना है। देखो निकालता हूं मैं। सबसे पहले ये 46 है, तो ये वाला एंगल भी तो 46 हो गया, ये वाला एंगल भी तो 46 हो गया। तो y किसके इक्वल आ गया? y आ गया 30 प्लस 46, दैट इज 76। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू 30 प्लस 46 76 आ गई, बहुत ही इजीली आ गई। ठीक है, अब देखो, एक ट्रायंगल और तुम्हें दिखाई दे रही होगी, एक और तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, ये वाली। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 होता ही है भाई। तो एक एंगल z दिखाई दे रहा है, एक एंगल 68 दिखाई दे रहा है, और इधर सिर्फ ये वाला एंगल आ रहा है जो कि 46 है। इनका सम रख दिया 180, तो ये तो बन गया 114। 114 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 66 बच जाएगा। z z की वैल्यू भी निकल चुकी है, z भी निकल गया। अब क्या बचा है? x बचा है। x के लिए भी आप एक ट्रायंगल ले सकते हो। कौन सी ट्रायंगल मैं लूंगा? देखो मैं बताता हूं आपको, ये सब हटा देता हूं उसके लिए मैं, ताकि आप x वाली ट्रायंगल को क्लियरली समझ सके। ये वाली मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, तो आप डायरेक्ट ही इसका आंसर निकाल देंगे। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एंगल को कुछ एज्यूम कर लो, लेट्स से बी। ठीक है, तो ये 68 है, तो बी कैसे निकलेगा भाई? लीनियर पेयर का यूज करो। बी हो जाएगा 180 माइनस 68। 180 में से अगर 68 माइनस किया तो 112 आ गया, 112। ठीक है, ये b की वैल्यू निकली है। अब b और x और 30 को ऐड करके 180 ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी, दैट 30 प्लस 112 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं अगर इन्हें ऐड करता हूं, देन आई विल गेट 142, और 142 इधर ले जाकर माइनस किया तो x की वैल्यू निकल गई 38। तो इस तरीके से हम x वाई, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। मैंने फर्स्ट वाले को ए सी डी को माना था एक्स, ए डी सी को माना था वाई, और सी ए डी को माना था जेड। तो इस तरीके से हम तीनों की तीनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है थोड़ा अच्छे से समझते हैं और सोल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, परपेंडिकुलर्स डी एन एंड बीपी आर ड्रॉन ऑन डायगोनल AC। प्रूव करो DCN एंड BAP कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर हम कर लेते हैं, इन ट्रायंगल DCN एंड ट्रायंगल BAP कर लिया कंसीडर। अब कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियाज आपने पढ़े होंगे क्लास 7th में। क्या क्या क्राइटेरियाज थे, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं।
साइड 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 यानी कि तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अच्छा, साइड एंगल साइड यानी कि दो साइड और एक एंगल बीच वाला एंगल अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच वाले एंगल के इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर। इसी तरीके से एंगल साइड एंगल होता है, इसी तरीके से एंगल एंगल साइड होता है, इसी तरीके से राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है। ठीक है, इनको हम और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 9 में। अभी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने कंसीडर किया, भाई आप देख सकते हैं डीसीएन की एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल है। कारण क्या है भाई, ये इक्वल क्यों है ये हमें लिखना पड़ेगा भाई। कारण सीधा सा है, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इक्वल है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्या, ये आपको दिख रहा है क्या? ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 क्लियरली दिख रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है 90 डिग्री। भाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं। परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, एक एंगल इक्वल हो गया। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज और देखें कि इसका ये वाला जो एंगल है, एंगल लेट से एक्स, और इसका ये वाला जो एंगल है लेट से एंगल वाई। भाई ये एक्स और वाई भी तो आपस में इक्वल है। अब तुम कहोगे ये कहां से इक्वल ले आए सर आप, कहोगे ना ये बात कि ये कहां से इक्वल ले आए सर आप, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक्स किसको लिया था, हाँ, ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई, एक्स और वाई एक्चुअली में अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अब दो एंगल और एक साइड लग गया, यानी कि ये वाला क्राइटेरिया लग रहा है इसको सोल्व करने का। बाय, आप लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल DCN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAP, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। प्रूव करना है AN और CP इक्वल है। भाई AN और CP एक दूसरे को ये एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं, ध्यान से देखना किस तरीके से मैं प्रूव करने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए DCN, DCN मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की ए BAP के। ठीक है, तो यहां से CP CT से मैं ये लिख सकता हूं कि CN और AP एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है बाय CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ओके, CN और AP को इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। अब देखो, ये तो आपको पता ही है भाई, AC और AC ये तो इक्वल है ही। भाई क्या किया मैंने, AC को AC के इक्वल रखा है, AC को AC के ही इक्वल रखा है। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, एक ही साइड को, एक साइड खुद के तो इक्वल होगी ही होगी, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ हमें, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा, इससे क्या होगा, देखो AC में से CN को माइनस करना है। जरा आप डायग्राम में देखो और फिर बताना मुझे क्या क्या मिलेगा आपको। AC, AC ये पूरा है, इसमें से CN वो मैं रेड से कर देता हूं, यानी कि वो मैंने माइनस कर दिया, रेड वाला पार्ट माइनस कर दिया, बचा क्या, AN बच गया। तो AC माइनस CN बचा AN। अच्छा, इसी तरीके से दूसरे वाला पार्ट देखो भाई, AC माइनस AP। भाई AC क्या है, AC तो वापस वही है कंप्लीट पार्ट, इसमें से AP माइनस करना है, रेड से करता हूं मैं माइनस, ये वाला पार्ट मुझे माइनस करना है, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ओनली CP बचेगा, CP। तो AN इक्वल टू CP, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये पार्ट हमें प्रूव करना था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्या बोला गया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है। थ्रू ए बी एंड सी लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। भाई इससे क्या किया, लाइंस पैरेलल बना दी, यानी कि इसके पैरेलल ये वाली लाइन है और ये तो एक ही लाइन है तो ये भी पैरेलल ही है। अच्छा, ऐसे ही इसके पैरेलल एक लाइन बनाई यहाँ पर, इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है उसके पैरेलल एक यहाँ लाइन बना। अच्छा, अब हमें ये सब शो करना है, शो कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस इतनी सी चीज आप यहाँ पर देख लें, इतनी सी चीज देख लें कि भाई अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की बात करता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तो है नहीं, ए बी सी आर, ए बी सी आर की बात करता हूँ, भाई ए बी पैरेलल है आर सी के, क्योंकि ये बनाया ही है, इन्होंने खुद ही बोला है कि भाई यहाँ से सी पॉइंट से पैरेलल ए बी के लाइन बनाई, ऐसी ए से पैरेलल बनाई बी सी के लाइन, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और बी सी पैरेलल है आर ए के, बी सी पैरेलल है आर ए के, देयरफॉर ए बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ये। अच्छा, सिमिलरली सिमिलरली आप ये लिख सकते हैं, सिमिलरली, अब बार बार सेम लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, देखिए बार बार सेम लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं भाई ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर एक और पैरेललोग्राम बन रहा है। और इसी तरीके से एक और भी पैरेललोग्राम है जो इसमें बनेगा, 3 पैरेललोग्राम टोटल बन रहे हैं इसमें, ये आपको लिखना है। आप अब बार बार ये सेम लॉजिक नहीं देंगे, आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली ए क्यू बी सी एंड ए बी पी सी आर पैरेललोग्राम्स, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम्स है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो अब जो पूछा गया है उस पे आते हैं, भाई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये पूछ रहा है। मैं इसको लेके चलता हूँ। देखो, इक्वल करने का मतलब ये होता है एल एच एस को उठाओ आर एच एस के इक्वल कर दो, या आर एच एस को उठाओ एल एच एस के इक्वल कर दो। तो मैं इसमें उठा रहा हूँ ये वाली साइड, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी क्या होगा, देखो पी क्यू कहाँ दिख रहा है मुझे, पी क्यू ये रहा, मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, पी क्यू को दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ, पी बी प्लस बी क्यू, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ पी क्यू को। ठीक है, तो पी क्यू को मैंने लिखा पी बी प्लस बी क्यू, बहुत अच्छी बात है। और क्यू आर, ये है क्यू आर, तो आर ए प्लस ए क्यू, क्यू आर को लिख दिया मैंने आर ए प्लस ए क्यू। अच्छा, इसी तरीके से आरपी, आरपी को आरसी प्लस सीपी, आरसी प्लस सीपी, ये मैंने लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा देखते हैं। देखो पीबी, पीबी किसके इक्वल है, आपको पीबी दिख रहा होगा, पीबी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना दिया तो भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी नहीं होंगी पैरेललोग्राम की, तो पीबी को सीए के इक्वल रख दूं मैं। ठीक है, ऐसे ही बी क्यू किसके इक्वल होगा भाई, वापस सी ए के ही इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, ये भी तो एक पैरेललोग्राम प्रूव किया है मैंने, ये तो बी क्यू सी ए के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस ब्रैकेट में लॉजिक क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो बी क्यू किसके इक्वल, सी ए के। अच्छा, इसी तरीके से आर ए, आर ए किसके इक्वल, बी सी के, बीसी, और ए क्यू किसके इक्वल, वो भी बीसी के ही इक्वल इस पैरेललोग्राम में, तो बीसी प्लस बीसी। इसी तरीके से आर सी किसके इक्वल, आर सी, अब देखिए आर सी इक्वल होगा ए बी के, आर सी इक्वल टू ए बी, तो आर सी की जगह मैंने ए बी लिख दिया, और सीपी भी ए बी के इक्वल होगा इस वाले पैरेललोग्राम में, तो सीपी इक्वल टू ए बी। आप देख पा रहे हैं, जो हमसे पूछा गया था वही रिजल्ट आ गया। देखो क्या क्या रिजल्ट आया, अभी अभी अपने पास आया पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी
इज इक्वल टू सी ए 2 CA हो गया, बी सी 2 BC हो गया, ए बी 2 AB हो गया, 2 सब में से कॉमन लो और आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आप लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना आपको, क्वेश्चन खत्म। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए खुद से, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।